हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खुशी देने वाला वीडियो है। एक लंबे इंतज़ार यानी लगभग 2 साल का इंतज़ार करने के बाद बिहार जो आपका आयोग है, बिहार का बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कई बार जानकारी हुई कि इस महीने आएगा। आपका नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तब भी इसकी घोषणा हुई, उसके बाद चुनाव हुआ, फिर इसको टलते टलते अब फिलहाल में बादल जो होते हैं कायस के वो अब छट गए हैं। उम्मीदों पर जो आप लोग टिके हुए थे वो उम्मीदें भी आपकी पूरी हुई और आपका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा आउट कर दिया गया। और वैकेंसी भी काफ़ी बम्पर है आपकी। ये एक्सपेक्टेड है कि आप इस जानकारी को पहले से थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, लेकिन अब बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 4.0 की प्रक्रिया आज से नोटिफिकेशन के साथ एकदम फाइनली स्टार्ट हो गई है। और अब इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं कि इसकी क्या अपडेट है, इसमें क्या चेंजेस है, सिलेबस में क्या परिवर्तन है, परीक्षा के पैटर्न में क्या परिवर्तन है, और साथ ही साथ बिहार में जो डोमिसाइल वाली व्यवस्था है उसका कहीं जिक्र है या नहीं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको जो जानकारी बताऊंगा वो एकदम आपके सिस्टम से होगी। मैं खुद ऑलरेडी एक बीपीएससी टीचर हूँ और आप तक जो जानकारी होगी मेरी वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम ऐसे होगी जैसे आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि इसमें किसी प्रकार की मिलावटी चीज़ बताई जाए। जो आपकी जानकारी इसमें दी गई उसी को मैं बताने वाला हूँ। आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त को सुबह से न्यूज़ आ रहा था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आउट होगा, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट आएगा, और वो फाइनली आ चुका है। तो विज्ञापन संख्या 14/2026 याद रखिएगा, ये विज्ञापन है आपका। और चतुर्थ चरण यानी चौथे स्टेज की आपकी बिहार विद्यालय, जो बिहार में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी बिहार में शिक्षक हैं उनकी जो आई है रिक्त प्राइमरी, जूनियर, 9, 10 और 11, 12 में, तो 32,388 पदों पर फाइनली भर्ती होना है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, bpsc.bihar.gov.in पर। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कोटि यानी आप किस कोटि से हैं और आपको उसके हिसाब से आपको पदों की बात पूरी की गई है। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, ये आप एडवर्टाइज को पूरा पढ़ेंगे तब समझेंगे। मूल चीज़ें हमको समझना है कि पीआरटी में आपकी जो वैकेंसी है 3,847 है, जिसमें आपको इस चीज़ को बिल्कुल मान के चलना है कि 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे आपके सामान्य में, यानी अदर स्टेट भी लोग जान लें बहुत अच्छे से, क्योंकि जो भी अदर स्टेट से स्टूडेंट आएगा वो जर्नल में आएगा। 1224 ओवरऑल सीटें मिलेंगी जर्नल को, जिसमें 610 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, इसको आपको याद रखना है। यानी आपके सामान्य में 3,065 सीट है, जिसमें 1,310 सीट आपकी महिलाओं को मिलेंगी लगभग 50% के तहत। ये ऐसे ही आपके उर्दू, बांग्ला इन विषयों के लिए है। कुल रिक्तियाँ मिला करके आपकी हो जाएंगी 3,847। और इसमें आप याद रखिएगा अराजपात्रित आप अधिकारी होते हैं, मतलब टीचर होंगे अराजपात्रित। विद्यालय अध्यापक आपका टाइटल लिखा जाएगा। प्रारंभिक यानी जो बेसिक पे आपका होता है वो 25,000 रुपये होता है, और राज्य सरकार के बहुत सारे भत्ते लगते हैं उसमें, TADA, HRA वगैरह। तो मिला जुला के आपकी सैलरी जो बनती है वो अराउंड 40, उस पर भी हम कभी बात करेंगे सैलरी कैसे क्या बनती है। अभी फिलहाल हमारा एडवर्टाइज पर डिस्कस हो रहा है। दूसरा आपकी वैकेंसी आई है मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 की, जिसमें 8,563 पदों पर वैकेंसी होना है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आप जानते हैं 6 to 8 ज़्यादा कोटि नहीं होती है। गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी 3 कोटि आपकी इसमें दी गई हैं। और अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू मिला जुला के 6 विषय में आपके पेपर होना है, और 6 विषय में आपकी ठीक ठाक वैकेंसी है। जिसमें आपका साइंस में गणित और विज्ञान यानी मैथ और साइंस दोनों 752 पद आएंगे। सामाजिक विज्ञान में 530 पद, हिंदी में 274 पद, अंग्रेजी में 513 पद, बहुत अच्छे पद हैं, और संस्कृत में 200, ऐसे उर्दू में 243। यानी ओवरऑल जो पद हैं आपके 8,563 हैं। इसमें आपको जर्नल को, यदि अदर स्टेट है तो जर्नल जरूर जानते चलें, क्योंकि जर्नल के हिसाब से आपको क्या करना है, क्वालिफाइड होना है। यहाँ पर आप देखेंगे आगे हम लोग बात करेंगे इसका वेतनमान क्या होता है जूनियर का। तो 6 to 8 के जो आप टीचर बनेंगे उसको आपको विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। स्नातक कोटि
आप इसमें भी याद रखिएगा, स्नातक कोटि का मतलब होता है कि आप 6 to 8 का पेपर दे रहे हैं, तो आपको इसमें एडवर्टाइज में लिखा होगा स्पष्ट कि आपको स्नातक होना चाहिए। और वेतनमान आपका जो होता है वो 28,000 रुपये प्लस गवर्नमेंट द्वारा जो अलग प्रकार के भत्ते ऐड किए जाते हैं, तो मिला जुला के आपकी सैलरी 45 प्लस हो जाती है। यहाँ आगे देखेंगे आप माध्यमिक विद्यालय यानी जिसको मिडिल स्कूल बोलते हैं, और ये 9-10 के टीचर यहाँ आप बनेंगे, तो इसके लिए आपके पद कुल आए हुए हैं 3,877, यानी थोड़ा सा पद कम है। और जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो हिंदी में 138, अंग्रेजी में 223, विज्ञान में 206, गणित में 235, सामाजिक विज्ञान में 308, संस्कृत में 61, उर्दू में 124 पद, शारीरिक विज्ञान में 21 पद, और ऐसे ही आपके संगीत, कुल मिलाकर के 9 विषयों की आपके जो पेपर होगी, इसमें आपके 3,877 पदों पर ओवरऑल भर्ती होगी। 6 to 8 काफ़ी अच्छी वैकेंसी, और उसके बाद 9-10 में थोड़ा पदों की संख्या कम हुई है। इसमें यदि जानकारी के लिए आपको बता दें तो आप इसमें समझिए कि आप जो मूल वेतन होगा आपका वो होगा 31,000 रुपये प्लस गवर्नमेंट द्वारा जो अलग भत्ते दिए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। विद्यालय अध्यापक आपकी कोटि होगी, लिखा जाएगा आपके नाम में, श्रेणी विद्यालय अध्यापक की होगी। और आप आगे की जानकारी में समझें उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के लिए, तो बहुत बड़ी वैकेंसी 11-12 के लिए आई है 16,101 पदों पर, जिसमें आपको देखेंगे बहुत सारे जो पद हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आपको विषयों में। जैसे जंतु विज्ञान में आपके 124 से ठीक ठाक हैं, वनस्पति विज्ञान में 185, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में बहुत भारी भरकम जिसको बोलते हैं 800 सीट है, गणित में आपकी 151 ही सीट है, भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स में कहें तो 287 सीट, अर्थशास्त्र में 58 ही सीट है आपका, भूगोल में 72, इतिहास में 274 सीट आपकी है। यहाँ गृह विज्ञान वालों के लिए 103 सीट, संगीत में 175 सीट, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के लिए 13 सीट है ओवरऑल। राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे, जर्नल की सीट बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल सीट नहीं, 228 सीट। और ये आपका यहाँ देखेंगे तो आपकी मनोविज्ञान 160, सामाजिक में, ये ओवरऑल में जनरल इसलिए बताया जा रहा हूँ, ये जानते चलिए आप जो अदर स्टेट स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे ये उनके लिए बता रहा हूँ कि इतनी सीट आपको मिलेगी। जैसे कहा जाए जंतु विज्ञान में आपकी सीटों की, रसायन विज्ञान में जो सीटें हैं 3,695 ओवरऑल सीट आना है, समझिए। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी वो केमिस्ट्री में है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में 1,000 से ऊपर सीट है आपका। आप यहाँ देखेंगे तो फिजिक्स में आपकी 1758 सीट, बहुत ज़्यादा बम्पर भर्ती आई हुई है 11th और 12th में। यदि आप साइंस कैटेगरी से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका है, तो आपकी बल्ले बल्ले बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होगा, और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती है जैसे कि जानकारी है। और आगे आपकी ये जानकारी और बढ़ा देते हैं कि इसमें आपका मूल वेतन 9-10 से 1,000 रुपये ज़्यादा रहता है, यानी 32,000 रुपये प्लस गवर्नमेंट के जो भत्ते होते हैं, तो मिला जुला करके आपकी जो सैलरी बनती है वो 60 के अराउंड बन जाती है। और आपके अकाउंट मतलब आपके अकाउंट में ये 55 प्लस, और अकाउंट में लगभग 50 प्लस एक आपकी सैलरी आती है, तो ये आप जान लीजिए। और अब यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं बात को, ये जानकारी आपकी सीटों के बारे में थी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्या होना चाहिए, आपकी अहर्ता एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। पहले तो आप एक नागरिक हो भारत के, पहले डोमिसाइल की व्यवस्था थी तो सिर्फ बिहार के नागरिक होने की बात थी, लेकिन अब भारत का नागरिक यानी आप पूरे भारत के नागरिक हो सकते हैं। और इस पर नियुक्ति होती एनसीटी से समय समय पर, जो आपके अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारक हैं उसके लिए अलग अलग प्रकार से जो व्यवस्थाएं की गई उसकी बात कर रहा है। प्राथमिक का टीचर बनना है तो आपको सीटेट का पेपर 1 या बिहार टेट पेपर 1 पास होना होगा। माध्यमिक का टीचर यानी 6 to 8 बनना है तो आपको सीटेट पेपर 2 बीटेट यानी बिहार टेट पेपर 2 पास होना होगा। माध्यमिक विद्यालय अध्यापक बनना है आपको तो 9-10 का, तो आपको विशेष विद्यालय अध्यापक बनना है या दोनों कोई भी, तो आपको एस्टेट पेपर 1 पास होना होगा, जो कि अभी फॉर्म आ चुका है। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। और दूसरा उच्च माध्यमिक यानी 11-12 का टीचर बनना है तो एस्टेट पेपर 2 आपको पास होना पड़ेगा, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके लिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको योग्यता क्या होना चाहिए। आगे देखते हैं, और इसमें कंडीशन एस्टेट में आपकी लगा दी कि एस्टेट का जो फॉर्म आया है, एस्टेट का फॉर्म आप भरेंगे, अपीयरिंग रहेंगे, आपका एस्टेट का पेपर होगा, उसके बाद आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया मेरी जानकारी में। तो आप इसको समझिए, एस्टेट वालों के लिए भी बहुत बढ़िया मौका है। एस्टेट जो दे रहे हैं अभी वो एस्टेट भी दें, और बीपीएससी TRE 4 देने का उनको
पूरा मौका मिलेगा। यहाँ पर देखें, सीटेट में आप जानते हैं आपको अदर स्टेट हैं आप तो जनरल से हैं आप तो आपको नंबर चाहिए 60%, और ओबीसी इससे है तो आपको 55, और अदर से आपका SC ST से तो 50% चाहिए होता है। ऐसे ही स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी मान होता है 50% वाला व्यवस्था। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अब आप टीचर बनते हैं प्राइमरी के लिए तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? 50% अंकों के साथ आपका प्लस उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ या तो 45% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक यानी कि 11-12 हो और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हो, या फिर आपके 50% अंकों के साथ आपकी इसके समकक्ष और 4 वर्षीय शिक्षा स्नातक में BLED होता है जैसे आपका, या फिर DLED हो आपका, तो ये DLED BLED या ग्रेजुएशन इसमें स्पष्ट किया गया है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो, इस बात को समझिए। यूपी से जो स्टूडेंट है साथ ही हमारे एस्पिरेंट हैं वो समझे कि ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन चाहिए और इसमें प्रारंभिक शिक्षा यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, तो आपका ये फॉर्म भरने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। या फिर आप किसी स्टेट से जैसे बिहार से हैं तो वहाँ पर 12th के बाद DLED होता है, आप वहाँ उससे पास हैं तो आप प्राइमरी के टीचर आराम से बन जाएंगे। इसमें कुछ जानकारी दी गई उर्दू के मामले में, और NIOS वालों का जो मामला था वो फिलहाल में अब देखिए NIOS द्वारा 18 महीने का DLED की उपाधि मान्य होगी। जो NIOS से DLED 18 महीने का किए हैं वो मान्य होगी, ये नोट था, आप इसको भी याद रखिएगा। 6 to 8 का यदि आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके स्नातक होना चाहिए, स्नातक इसमें चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए? DLED या BEd, कम से कम 50% नंबर, स्नातक, स्नाकोत्तर या BEd चाहिए, या 2 वर्षीय डिप्लोमा। जैसे DLED वाले भी दे सकते हैं इसको और BEd वाले भी दे सकते हैं, ये आप बात समझिए। BLED किया है कोई या फिर DELED किया है तो ये सब लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप इसको आगे से अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर NIOS की बार बार बात कर रहा है 18 महीने की, बस इसको समझना है। यदि आप 9th-10th के टीचर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपलब्धि यानी फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ, या फिर शारीरिक शिक्षा में 45% और शारीरिक शिक्षा उपाधि और एसोसिएशन, मतलब ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके खेल से संबंधित जो टीचर हैं कोर्स किए उनके लिए है 45 अंकों के साथ स्नातक उपाधि, या फिर आप खेल से हों, ये सब व्यवस्थाएं इसमें देता गया है। एंड में आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें आपको 9th-10th का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और प्लस BEd चाहिए जो NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपने किया होगा, ये आपको जानना है। अब देखिए विषय समूह की बात थोड़ा सा इसमें आ गई है। गणित में देखिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम होती है, तो शिक्षा विभाग की सूचना के आलोक में बताया गया कि स्नातक स्तर पर यदि गणित के साथ आपका भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़े हैं, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो उसमें आप फॉर्म गणित का सब्जेक्ट में भर सकते हैं। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान जिसमें प्राणी विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र विषय में पठित हों, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषता हो तो 9th-10th का आप साइंस में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे सोशल साइंस में तो इन सब विषयों को कॉम्बिनेशन आपको देखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में कोई आप है तो फॉर्म भर सकते हैं आराम से। भाषा से संबंधित तो आपको गणित हमने देख लिया, साइंस देख लिया, अब हमारा भाषा का है तो अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों के लिए भाषा में स्नातक ऑनर्स होना चाहिए, और उसके साथ आप है तो आपको भाषा से संबंधित विषय में भी फॉर्म डाल पाएंगे। ये विशेष अध्यापक वाली हम आगे बढ़ेंगे 11-12 के लिए। तो 11वीं-12वीं के लिए क्या है कि कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी PG की डिग्री हो आपको, और NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, बस ये चाहिए आपको। और इसमें 50% अंक आपके स्नातक में हों और NCT द्वारा समय सीमा के साथ अधिसूचित विद्यालय, कई सारे मानदंड है लेकिन फाइनली 50% जो लोग हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। BEd, PG और 50% अंक PG में आपके हैं तो आप सिक्योर हैं, आराम से अपना फॉर्म भरिए। और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा? यदि फिजिक्स से आपको पेपर देना है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड
फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें आप किए हैं तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अप्लाइड वाली, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जूलॉजी, बॉटनी, तो ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का। मैथ में आपका जो कॉम्बिनेशन को मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो लोग इंजीनियरिंग किए रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। और कंप्यूटर विषय के लिए आप समझिए, कंप्यूटर से आप हैं तो डोएक होता था, A+ का कोर्स होना चाहिए और उपाधि होना चाहिए उसकी, तो उसमें आप कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर विषय से फॉर्म आराम से 50% नंबर होने के साथ भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 11-12 के बारे में। 11-12 की पूरी बात हो गई, वही है, लिखा बहुत ज़्यादा होता है। स्पष्ट बात यह है कि आपके नंबर 50% से ज़्यादा, ग्रेजुएशन, DLED या BTC, B.Ed, बस ये सब चीज़ें हैं, तो आप 9th 10th 11th 12th ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात क्या होगी इसमें, अब ये चीज़ बहुत स्पष्ट है कि BPSC ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन किया, जिसमें आपको फॉर्म जो भरा जाएगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो पहले नहीं होती थी। 5 ऑप्शन होते थे BPSC में, ये बहुत पहले से सब कोई जानता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको बहुत अच्छे से जानना है। कितनी है, मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पेपर की कट ऑफ इसी हिसाब से डिसाइड होगी। अब प्रारंभ परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जो PT देंगे आप, प्रीलिम्स देंगे इसका, तो सिर्फ वो जांच होगा, क्वालिफाइड टाइप का सिस्टम होगा। जांच हो गई, आप इतने अंकों का एक कैटेगरी होगा, उसमें आप पास हो जाएंगे तो आप मेंस देंगे। इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत के इतिहास, बिहार के इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार का भूगोल, नदियां, राज्य की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की व्यवस्था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता से जांचने वाले प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसको आप अच्छे से और भी समझ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मेंस पेपर। देखिए, ये प्री पेपर था, ये जांच परीक्षा होगी। जैसे आपका एक प्रकार से एस्टेट हो गया, एस्टेट के बाद भी एक प्रकार का एस्टेट है। अब आपको प्रीलिम्स, सेम ये सिलेबस जैसे प्रीलिम्स में था वही ये मेंस में दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो ये मुख्य परीक्षा अब हो गया है। तो मुख्य परीक्षा में आपके ऐसे प्रश्न आएंगे। 2 भाग होते हैं इसमें पार्ट। पहला भाग होता है भाषा का, जिसमें अहर्ता सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, और दूसरा जो भाग होता है, प्राइमरी में बात कर रहा हूँ, प्राइमरी के लिए, तो उसमें GK GS वाला पार्ट होता है, जिसमें मिला जुला के आपके 120 प्रश्न होते हैं GK GS के, 30 होते हैं आपके लैंग्वेज के। उस लैंग्वेज में आप क्वालिफाइड होते हैं। ओवरऑल 150 प्रश्न होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 अंक का पेपर होता है। लेकिन इसकी जो 2024 में कट ऑफ बनी, वो कट ऑफ बनी आपकी सिर्फ GK GS के आधार पर, क्योंकि जो आपका होता है लैंग्वेज वाला पार्ट, अहर्ता वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें आप देखेंगे सामान्य अध्ययन में इसको गणित, मानसिक परीक्षण, जागरूकता, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, पर्यावरण, ये सब इसमें आपके शामिल होंगे। NCERT और SCERT के सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बस NCERT और बिहार का पढ़ लिया, SCERT आपने, तो आपका प्राइमरी का पेपर बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें CDP नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपी से बहुत अलग हैं। आगे देखेंगे जूनियर का सिलेबस। देखिए, सिलेबस बस इतना ही है इसका। मैथ होगी, इसमें रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल और पर्यावरण से इसमें जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग आपसे प्रीवियस ईयर वाले जो BPSC के पेपर, उसको भी एक दिन डिस्कस करेंगे। 6 to 8 की बात करें तो इसमें भी आपका 3 सेक्शन होगा। पहला भाषा का क्वालिफाइंग होगा, दूसरा होगा सामान्य अध्ययन का और तीसरा होगा विषय का 6 to 8 में, जिसमें 30 नंबर आपके भाषा से होंगे तो क्वालिफाइंग होंगे। जो कट ऑफ बनेगी आपकी 120 वाले पे बनेगी, जिसमें 40 आपके GK GS से प्रश्न आना है, 80 आपके सब्जेक्ट से। ये आपको बहुत अच्छे से जान लेना है। और सिलेबस वही रहता है GK GS वाला। इसमें सब्जेक्ट में आपका जो चेंजेस होता है, वो आपके जो सब्जेक्ट हैं प्रॉपर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपका जो होगा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आगे देखें 9th-10th के बारे में। 9th-10th में आपका जो होता है उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। क्वालिफाइंग होती है लैंग्वेज, चारों एग्जाम देंगे आप, उसमें क्वालिफाइंग होगी आपकी। और सामान्य अध्ययन के आपके 40 प्रश्न और GK GS के 40 और सब्जेक्ट आपका रहेगा 80 नंबर का। तो उसमें आप 3 भाग बनेंगे आपके, ये आपको याद रखना है। और इसमें कम से कम 30 प्रश्न भाषा में जो आपके होते हैं, उसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य होता है। यानी
30% का मतलब आप समझ रहे हैं 9 नंबर, 9 नंबर से ऊपर होंगे आप तब आपकी कॉपी चेक होगी, ये आपको जानना है। इसमें जीके जीएस में वही आपका रहेगा जो पहले है सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत, सामान्य जागरूकता, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। लेकिन इसमें आपके फिर विषय होंगे 9th-10th में, तो आप 9th-10th में अपने हिसाब से जो विषय होगा आपका उसको पढ़िए। और SCERT और NCERT को ही बिहार सरकार फॉलो भी करती है। आप उनकी 9th-10th जिस विषय से बुक ले लीजिए और एकदम आराम से पढ़िए, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा पूरा NCERT। और लास्ट हम देखेंगे चौथा आपका जो 9th-10th होता है उसका भी पेपर 150 क्वेश्चन का 150 नंबर का होगा, भाषा क्वालिफाइंग होगी, जीके जीएस 40 नंबर का होगा और 80 नंबर का आपका स्पेस पे सब्जेक्ट होगा। इसमें आपका भाषा तो सेम क्वेश्चन रहते हैं लगभग, आपका रहेगा सामान्य जो ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडी के लगभग वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं, प्राइमरी, जूनियर, 9th-10th ऐसे ही 11th-12th का होगा। सब्जेक्ट आपका अपना स्पेसिफिक जो है आप उसको पढ़िए। इसमें स्पष्ट लिख के रखा है कि SCERT और NCERT बिहार में 11th-12th में NCERT की बुक चलती है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। और हम लोग तो टीचर है, जानते हैं इस चीज़ को, तो आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं। तो आप NCERT को 11th-12th की पढ़ लीजिए, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, आपका एग्जाम एकदम आराम से निकल जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें सब जानकारी है। MCQ बेस्ड पेपर होगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। आप देख लीजिए पेपर, इसमें देखें यहाँ आगे देखें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ये आपको देख लेना है। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी BPSC में आप टीचर बनेंगे 9th-10th तक, 11th-12th तक भी, लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में PGT में जब टीचर आप बनते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होता है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है। प्री मेंस भले ही हो गया है, इंटरव्यू नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। और कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो सेवा संशोधन नियमावली 2024 के आलोक में अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, कंडीशन है। जिसने अभी तक TRE1, TRE2, TRE3 दिया है तो 4 उसके लिए सेकंड लास्ट चांस होगा, 5 बार से ज़्यादा पेपर नहीं दे सकते आप, ये भी आपको याद रखना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आरक्षण तो आप ये जानते ही हैं, जो आरक्षण आपकी व्यवस्था है राज्य में जिस हिसाब से, तो उसको दिया जाएगा। EWS का आरक्षण की बात कर दिया। और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये आपकी ये अपने आप लिखा रहता है, जर्नल, UR, SC, ST, EBC, यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में OBC होता है प्रॉपर, और यहाँ पर बैकवर्ड को BC बोलते हैं, OBC नहीं बोलते। पिछड़ा वर्ग की महिलाएं BCL, EWS, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आपकी जानकारी की हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया जो कि आपको नहीं जानना, बस ये जानना है। प्रमाण पत्रों की जांच ये होगी, आपका जो भी आप पास करें, जैसे पेपर दिया आपने तो पेपर से पहले आपने यदि आपका ग्रेजुएशन ऐड किया, डिग्री दी है, तो आप उसको पास हो तब, नहीं तो ये आपके जांच जो होगा प्रमाण पत्र उस समय आप अयोग्य हो जाएंगे। शुल्क इसमें क्या लगेगा, तो आप देखिए, आपको सामान्य प्रशासन बिहार के संकल्प इतने के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। अभ्यर्थी यदि 1 से अधिक वर्ग हेतु आवेदन करता है तो प्रत्येक वर्ग में 1 से 5, 5 से 6 देने के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना पड़ेगा, वो तो होता है जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ चार्ज लगते हैं। बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये लगेगी, आप याद रखिए। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया, उन्हें बायोमेट्रिक फीस रुपये देना होगा। ज़्यादातर लोगों सबके पास आधार कार्ड आजकल हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको OTR OTP आपको सब वेरीफाई वगैरह कर लेना मोबाइल से, OTR भी इसका कर लेना है। और आपका भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 1 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपका है 18 तारीख, 12 दिन का टाइम है, आप आराम से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अब फॉर्म अपना आराम से भरता रहेगा, ये भी आपको जानना है। अब आपको स्टेट के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर और निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे, ये आप जान लीजिए।
प्रमाण पत्र जब आप भरते हैं तो उसमें आप सीरियल नंबर वो सब चीज़ें जो भरते हैं, आईडी नंबर वो सब भरना होगा जो मांगेगा ये। इसको भी आपको अच्छे से देख लेना। ओटीआर आप करा लीजिए, ओटीआर कराने से आपका फॉर्म तुरंत भर जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, डिजी लॉकर पर भी आपका आराम से जा सकता है। आपका इंस्ट्रक्शन फॉर इसके लिए तो आप अपनी पर्सनल जानकारी, अपना एड्रेस डालिए, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल भर दीजिए, एक्सपीरियंस आप टीचर हैं पहले से क्या करते रहे, अपलोड अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और प्रोफाइल अपनी लॉक कर दीजिए तो OTR हो जाएगा। उसके बाद अपना फॉर्म भरिए, जानकारी ऐड करिए और फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नए एप्लीकेशन करना है तो नए एप्लीकेशन के लिए आप OTR शुरुआत से कर दीजिए और जो पुराने पहले से कर चुके हैं वो OTR आराम से हो जाएगा उनका। और यहाँ पर ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आप उसमें जाएंगे वेबसाइट पर उसकी और आपका अकाउंट बन जाएगा तो ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी। और आप अपना फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी बरतिएगा, किसी भी प्रकार की आपकी फॉर्म में प्रॉब्लम होगी तो आपके लिए समस्या हो सकती है। ये थी पूरी BPSC TRE4 की फॉर्म जानकारी। आपको 100 रुपये फीस देना होगा। आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे प्राइमरी जूनियर तो 100 रुपये ऐड हो जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी और इसमें आपका जो पेपर होगा वो आपका प्राइमरी लेवल पर जो PT होना है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, नॉर्मल पेपर होगा, बस ऐसी जांच परीक्षा है। उसके बाद भीड़ छटेगी, फिर मेंस होगा। मेंस आपका वही सिलेबस है जो आपका पहले TRE3 में सिलेबस था, वो मेंस का सिलेबस हो गया है अब, बस परिवर्तन इतना हुआ, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो ये पूरी डिटेल थी और आपका ये जो सिलेबस है अपने आप में बड़ा अच्छा सिलेबस है, बड़ा अच्छे से वैकेंसी आई हो, पदों की संख्या अलग अलग जो आपकी कैटेगरी है, PRT जूनियर 9, 10, 11, 12 सब में ठीक ठाक है। और जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में जो जानकारी हमने बताई आपको वो आपको कैसी लगी, और यदि किसी जानकारी में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और ये आज की पूरा डिटेल वीडियो था, यहाँ तक कि पूरी जानकारी लगभग मैंने इसमें कवर कर दी। और आप लोगों से अब फिर से मिलते एक नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू सो मच।